नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीसीटीवी में कैद सनकी की तस्वीर से। पुणे के राजेंद्र नगर इलाके में एक छोटे से विवाद पर एक शख्स के सर पर फावड़े से हमला करने का मामला सामने आया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। शनिवार को अभिजीत मारने नाम का शख्स पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तभी शिवाजी मोरे नाम के व्यक्ति के साथ उसकी बहस हो गई, जिसके बाद शिवाजी ने गुस्से में पहले फावड़े और फिर पास में पड़े एक बड़े पत्थर से अभिजीत पर हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी शिवाजी ने पत्थर से अभिजीत के ऊपर कई बार हमला किया और इस हमले के बाद अभिजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने फिलहाल शिवाजी मोरे के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। शिवाजी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मामूली सा झगड़ा हुआ, लेकिन बेरहमी से किस तरीके से ये शख्स दूसरे शख्स पर हमला कर रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार इस शख्स ने उस पर हमला किया। बहरहाल आपको बता दें कि अभी तक ये व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तमाम ये पूरी जो तस्वीरें हैं ये सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, सीसीटीवी में कैद हुई ये खौफनाक तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पुलिस तनाव में है। 2 मई को बकोला पुलिस थाने में एएसआई दिलीप शिर्के ने तनाव में आकर अपने सीनियर अफसर को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी। महाराष्ट्र में पुलिस वालों की खुदकुशी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एएसआई है तो उनको सिपाही की जो ड्यूटी रहती थी वो उनको लगाई जाती थी और सीनियर एंड एपीआई शिंदे जो है वो मतलब बहुत अलग तरीके से उनके साथ बात करते थे, रूडली बात करते थे, गालियों से भी बात की है उनके साथ 2-3 बार। 2 दिन पहले मुंबई में वकोला पुलिस थाने में एक एएसआई ने अपने सीनियर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। एएसआई के बेटे के मुताबिक उसके पिता स्ट्रेस में थे। उन्हें ये स्ट्रेस उनके सीनियर ही दे रहे थे। ज्यादा करके इसमें जो प्रॉब्लम है वो एपीआई शिंदे की वजह से ही हुआ है। उन्होंने उनकी डायरिया जो बनाई गई लास्ट 6 महीने में वो एपीआई शिंदे के ही एपीआई शिंदे की वजह से ज्यादा हुई है, तो उनकी वजह से उनका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया था। तेज रफ्तार से भागने वाला मुंबई शहर तनाव के साए में है, क्योंकि मुंबई पुलिस तनाव में है और जब पुलिस वाले इस तनाव को न झेल पाए तो जनता की रक्षा करने वाले आखिर कैसे काम कर सकेंगे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा पुलिस वालों के खुदकुशी के मामले सामने आए। साल 2013 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खुदकुशी के मामले सामने आए। वहीं साल 2014 में 32 पुलिस वालों की खुदकुशी के मामले सामने आए। आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस वक्त वक्त पर स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर लगाने की बात कर रही है। किस तरीके से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, किस तरीके की डायलॉग सीनियर ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर का बढ़ा सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर बहस होगा और उस बहस के बाद जो काम करना पड़ेगा उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी, वक्त पर छुट्टी न मिल पाना, परिवार से दूरी स्ट्रेस की बड़ी वजह है। ऐसे में 1.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस का ये तनाव आम पब्लिक के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जरूरत है कि वक्त पर कदम उठाए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वजह थी तनाव और काम का प्रेशर। मुंबई पुलिस के आलाधिकारी का दावा है कि वकोला पुलिस स्टेशन जैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए राज्यभर के जितने भी पुलिस वाले हैं उनका मंथन शिविर किया जाएगा, ताकि पुलिस वाले को ये सिखाया जाए कि तनाव और काम के प्रेशर से दूर कैसे रहा जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। खबर दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली की सड़कों पर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पिछले 48 घंटे में रोड रेज के 4 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मामूली सी कहासुनी
को लेकर मारपीट शुरू हो गई। दिल्ली की 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि दहशत से भरी हुई हैं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप वाकई दिल्ली में सुरक्षित हैं भी या नहीं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि दिल्ली की हकीकत से आपको रूबरू कराना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रोहिणी में किस तरीके से सड़क पर गुंडों ने मचाया कोहराम। तारीख 3 मई 2015, जगह सेक्टर 6, रोहिणी, दिल्ली। इस मारुति वैगनार की हालत बता रही है कि यहां थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। रोहिणी सेक्टर 8 में रहने वाले प्रेमदास अपने परिवार के साथ इसी कार में बैठकर जा रहे थे। इस चौराहे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ था। उसी दौरान एक स्विफ्ट कार में बैठे कुछ लड़कों से प्रेमदास की कहासुनी हो गई। इसके बाद स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी कार से उतरे, प्रेमदास और उनके परिवार पर हमला कर दिया। पहले उनके बेटे अमरजीत की पिटाई की, फिर कार में बैठी महिलाओं से बदसलूकी और इसके बाद कार को तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास पड़े पत्थरों से मार मार कर उन्होंने कार के शीशों को चकनाचूर कर दिया। मोबाइल फोन से ली गई इन तस्वीरों में दिल्ली के इन गुंडों की करतूत साफ साफ देखी जा सकती है। 4 लड़कों ने मिलके हमारा सर पे पत्थर मारे, सारा कुछ किया उन्होंने। चारों ने मिलके, चारों ने पूरी शराब पी हुई थी। चौक को क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने आके बीच में गाड़ी को मार दिया। हमने उसे कहा कि गाड़ी रोको रोको रोको, उसने आके मारना शुरू कर दिया और टकरा दी हमारी गाड़ी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये गुंडे बेखौफ होकर भीड़ भरी सड़क पर अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। न उन्हें पुलिस का कोई डर है, न आसपास खड़े लोगों की परवाह। उन्हें यकीन है ये दिल्ली इतनी बेदिल हो चुकी है कि कोई उन्हें रोकने आगे नहीं आएगा। फिलहाल इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सवाल एक बार फिर कि दिल्ली वालों के गुस्से की वजह क्या है। क्या इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है या फिर गुंडों को सजा न मिल पाने एक बड़ी वजह है कि जिस वजह से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की ये दास्तां तो यही बताती है कि गुंडों को पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। तारीख 3 मई 2015, जगह रनहौला, दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में सिर्फ साइड मांगने पर दिल्ली के गुंडों का गुस्सा इस कार पर फूट पड़ा। न किसी ने गुंडों की कार को टक्कर मारी, न किसी ने उनके साथ बहस की। सिर्फ साइड मांगना कुछ कार सवारों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पूरे परिवार को कार से उतारकर उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद कार पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश रास्ते में गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे थे। उनसे कार हटाने को कहा गया तो नशे में धुत बदमाशों ने हमला कर दिया। पीछे एक लड़का बैठा था, फिरोजी कलर की कमीज पहने, वो टी-शर्ट पहने। उसने आगे मुझे पीछे से ऐसे कॉलर पड़े खींचा। वो मेरा भाई जो गाड़ी चला रहा था उसने आगे उसको पकड़ा तो तीसरे बंदे ने उस पर डंडा मारा एकदम। उसके बाद में कहाँ से इतनी फौज एकदम आई तो वो मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के भागा एकदम गली में को। हम गली में छुप गए। गली के लोग जो हमें कहने लगे तो हमने कहा आप अपना टॉर्च बंद कर लो, हमारी फैमिली गाड़ी में आप लोग वहाँ चले जाओ, हमारी फैमिली को देख लो। और हम लोग जो है, आप बताना, छोटा बच्चा हमारे साथ था, उसकी उंगली पकड़ रखी थी, कुत्ता भी आ गया, उसका मुंह मैंने बंद कर दिया था। पीड़ित सलीम और उनके बड़े भाई को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा है। वारदात के बाद हमलावर बड़े आराम से निकल गए। न वहां कोई पुलिस पहुंची, न सड़क चलते किसी राहगीर ने उन्हें रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां पर इसी तरह की एक खबर सामने आ रही है। बेखौफ और बेलगाम खनन माफिया से जुड़ी खबर है। ट्रेनी IFS ऑफिसर कल्याणी बिष्ट को खनन माफिया की तरफ से जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद नैनीताल से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अवैध खनन उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। अपराधियों के साथ साथ कई नेता भी इस धंधे से जुड़े हैं।
यही वजह है कि जब कोई ईमानदार अफसर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो माफिया उसे डराने धमकाने से नहीं चूकते। इस बार धमकी दी गई है ट्रेनी IFS अफसर कल्याणी बिष्ट को। रामनगर में तैनात कल्याणी बिष्ट का आरोप है कि जब वो अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो 40-50 लोगों ने उन्हें घेर लिया। कल्याणी के मुताबिक मौके पर मौजूद कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। हमारी स्क्वाड थोड़ा डर गई और आगे निकल गई। उसके बाद वो वापस लौट के आए और हमारे गाड़ी की बोनेट पे डंडे मारते हुए, और सामने एक लड़का था जो कृपान लहराते हुए खड़ा था और बाइक भिड़ा दी और रोक दी। उसके बाद किंदा ने जबरदस्ती हमारी गाड़ी का खिड़की खोला और फिर एकदम मुंह पे आके बहस करने लग गया कि मैडम आपने गोली कैसे चलाई। उन्होंने खुद ही अपने आदमियों द्वारा वहाँ पे गोली चलाई। ये फोन आते हैं, हमारे अधिकारियों को भी फोन किए जा रहे हैं कि मतलब इस पे ज्यादा कार्रवाई ना किया जाए। कल्याणी ने इस वाकये की जानकारी आला अफसरों को दी। साथ ही किंदा समेत 50 आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज भी कराया। IFS महिला अधिकारी द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अवैध खनन के खिलाफ कोशी नदी में बेतखेड़ी के पास छापेमारी के दौरान उनके और उनके फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को कुलविंदर सिंह किंदा तथा 40-50 अन्य लोगों द्वारा रोक करके उनकी गाड़ी को घेर लिया गया तथा लाठी डंडों से गाड़ी वगैरह पे प्रहार किया गया। तो उनकी तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान पर निकली महिला IFS को धमकाने और हवाई फायर करने वाले आरोपियों के तार राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हैं। बीजेपी में रह चुका किंदा फिलहाल कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य है। वो उत्तराखंड सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का खासम खास बताया जाता है। किंदा के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से अकेले अवैध खनन के 6 मामले हैं। चूंकि मामला पार्टी के नेता से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश में नजर आए। मैं देख रहा हूँ उस मामले की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। इस इलाके में माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि सरकारी अफसरों और मंत्रियों तक पर हमला करने से नहीं डरते। पिछले महीने उत्तराखंड के मंत्री हरीश धामी को अवैध खनन कर रहे डंपर चालक ने रौंदने की कोशिश की थी। अवैध खनन के चक्कर में 2012 में ट्रेनी IFS नीतीश मणि त्रिपाठी के साथ भी मारपीट हुई थी। उत्तराखंड सरकार भले ही दावे करती हो कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन इसकी पोल ऐसी घटनाएं लगातार खोलती रहती हैं। संजीव शर्मा, देहरादून, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। झांसी में आज जिला सतर्कता और निगरानी कमेटी की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती झपकी लेती नजर आई। अफसरों, नेताओं और पत्रकारों के कैमरों के बीच उमा भारती काफी देर तक नींद में आंखें बंद किए दिखी। एक और बैठक का संचालन होता रहा और जिलाधिकारी बैठक के संबंध में जानकारियां देते रहे, तो दूसरी तरफ उमा भारती नींद में झपकी लेती रही। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कुमार विश्वास पर अवैध संबंध के शक में बदनाम करने का संगीन इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम पुलिस थाने से लेकर महिला आयोग तक पहुंच गया। उस पर जमकर सियासत छिड़ गई है। अगर आपकी खुद की घर की महिला के अंदर, मतलब घर में ही किसी महिला के साथ, आपकी माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ भी ऐसा होता, क्या आप ऐसी हाथ पे हाथ देकर बैठे रहते? आपकी पंचलीला, पहला अध्याय, कुमार कांड। हर फिक्र को कविता में उड़ा देने वाले आम आदमी पार्टी के कविवर नेता कुमार विश्वास दिल्ली में पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के कटघरे में खड़े हैं। आरोप संगीन है। आरोप है कि विश्वास के चलते एक महिला की शादीशुदा जिंदगी में अविश्वास का जहर घुल गया। उसके माथे पर बदनामी का कलंक लग गया। उसे पति ने छोड़ दिया और दुनिया ने भी मुंह मोड़ लिया। दावा यह भी है कि पीड़िता ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई, लेकिन बदले में मिली सिर्फ चुप्पी। अरविंद केजरीवाल, आपने मेरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। कुमार विश्वास, आपने मेरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपकी खुद की घर की महिला के अंदर, मतलब घर में ही किसी महिला के साथ, आपकी माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ भी ऐसा होता, क्या आप ऐसी हाथ पे हाथ देकर बैठे रहते? मेरा परिवार सारा उथल पुथल हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। पिछले 1 महीने से मैं अपनी सहेली के घर में रह रही हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी वजह से मेरे इसका मतलब जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसकी वजह से मेरे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो रही है। कुमार कांड की नींव पड़ी अमेठी में।
उस अमेठी में जहां से कुमार विश्वास लोकसभा चुनाव लड़े और हारे। पीड़िता की शिकायत है कि विश्वास के साथ उसकी एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई और इसके पीछे और कोई नहीं, खुद कुमार विश्वास की धर्मपत्नी हैं। अब पीड़िता को गुस्सा इस बात का है कि कुमार विश्वास ने कहा था कि वो अवैध संबंधों के शक का पुरजोर अंदाज में खंडन करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2014 का ये सारा रिजल्ट 2015 में मेरे सामने आता है एफबी के थ्रू कि ये वह वॉलंटियर कार्यकर्ता है जो कुमार विश्वास के साथ सोती हुई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई और उन्हीं की वाइफ ने, मतलब उन्हीं की पत्नी ने मुझे सोते हुए पकड़ा रंगे हाथों, जबकि ये कोई एलिगेशन सही नहीं थे। जब मैं संबंधों को नकार रही हूँ तो उनको कहिए ना, देश की मीडिया के सामने आए और बैठकर सबको बताएं कि उनका मेरा कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं, तो वो बता क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। वो आरोपों के कटघरे खड़े होते गए और अंततः कुमार विश्वास सामने आए। ट्विटर पर तो कविता ही लिख मारी, लेकिन कैमरे के सामने सारे हालात को मनगढ़ंत बताया। कुमार विश्वास की मानी जाए तो उनका नाम बेवजह इस दलदल में खींचा जा रहा है। उनका तो ये भी दावा है कि पीड़िता की शिकायत में बीजेपी नेता का नाम भी था। मैंने कुमार विश्वास को चिट्ठी पोस्ट करी, कुमार विश्वास से 3 बार मिलने गई, कुमार विश्वास तीनों बार मुझे नहीं मिले। फिर मैंने चिट्ठी पोस्ट करी, स्पीड पोस्ट करा, मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया उसका। फिर मैंने कुरियर करा, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने अरविंद केजरीवाल को भी चिट्ठी पोस्ट करी, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने अरविंद केजरीवाल के सचिवालय में जाकर बाय हैंड दी उन्हें, तो भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब मैंने जाके महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो महिला आयोग वालों ने मेरा साथ दिया। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज उसका कष्ट ये है कि भाई मैं किसके पास जाऊं। व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बना ये दलदल देखते ही देखते सियासी दलदल में तब्दील हो गया। बाकी पार्टियां भी डुबकी लगाती गईं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने तो विश्वास का दामन दागदार बनाने की होड़ में पीड़िता को डीएनए टेस्ट करवाने की सलाह तक दे डाली। वहीं कांग्रेस नेता शोभा ओझा केजरीवाल को कोसती दिखी। उसका डीएनए टेस्ट करा दीजिए, कम से कम दोनों आप खुशहाली से अपना घर तो रहे। उनका दोनों का घर टूट गया है आपके नेता के चक्कर में, आप उसकी बात नहीं कर रहे। वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, आप उसको कम से कम उसको आर्थिक सहायता दीजिए। आप इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए। ये सब करने की बजाय आप कभी बीजेपी को गाली दे रहे हैं, कभी मीडिया को गाली दे रहे हैं। उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा था और उसका, जिसकी वजह से उसका परिवार टूट रहा था। मुख्यमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। आपकी पंचलीला का ये पहला अध्याय खत्म नहीं हुआ है। पीड़िता ने महिला आयोग में शिकायत की है और आयोग ने बाकायदा कुमार विश्वास को नोटिस भेजकर दफ्तर आकर जवाब देने का फरमान सुनाया। वहीं दिल्ली के नंद नगरी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ, ताकि पता चल सके कि आखिर विश्वास और पीड़िता की कथित तस्वीर फेसबुक पर डाली किसने थी। ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला जब मीडिया को बयान देने आई तो उसे एक शख्स ने रटाया कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। पता चला कि इस शख्स का नाम जगत अवाना है, जिसका रिश्ता युवा कांग्रेस से रह चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर इस शख्स ने कुमार विश्वास पर संगीन आरोप लगाने वाली महिला को कान में ऐसा क्यों कहा, और आरोपों के खेल के बीच कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। आपको ये बोलना है कि जो भी चीजें ना मैं पहले मैंने बोल चुकी हूँ, ठीक है नहीं। और फालतू बोलने की वो अगर मेरे ऊपर आरोप लगे, ना मैं किसी बीजेपी के एजेंट हूँ, ना ही किसी पार्टी के एजेंट हूँ। मेरे ऊपर इस तरह के आरोप निराधार है। अगर उन्हें दम है तो सामने बैठ कर मुझसे बात करें बस। और मुझे इनसे जान का खतरा है, उन्हें ये मुझे मरवा सकते हैं। कौन सी वो संतोष को लेकर, हाँ संतोष की तरह, ठीक है। तो इसी शख्स पर आरोप लग रहे हैं कि ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बहरहाल इस बुलेटिन में